डियर स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। किसके बारे में? डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, आइए बात करते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात तो डार्विन, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है यार, 18th सेंचुरी में बेसिकली जब 22 इयर्स के हो गए, ठीक है, 22 इयर्स के हो गए, ये कहाँ गए थे? आइलैंड पे विजिट करने गए थे। कहाँ गए थे? आइलैंड पे। कहाँ गए थे? विजिट करने गए थे आइलैंड पे। ठीक है, और वहां जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को क्या किया, उसके सैंपल्स को, उसके स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया। क्या किया? उसके सैंपल्स को, उसके स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया। अरे बात समझ। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट हमने क्या लिख रखा है? ही कलेक्टेड स्पेसिमेंस ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स, है कि नहीं? वही पॉइंट दे रखा है। ठीक है, क्या किया? आइलैंड पे जाने के बाद बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है, उसके स्पेसिमेंस को क्या किया? कलेक्ट किया। काहे के लिए कलेक्ट किया? जस्ट ही वांटेड टू स्टडी, है कि नहीं? उनको क्या करना था वहाँ पे? उसके रिगार्डिंग स्टडी करना था। ठीक है, तो इस पर्पज से क्या किया उन्होंने उसको क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर क्या किया? काफी रिसर्च किया, काफी स्टडी किया। ठीक है, तो काफी स्टडी करने के बाद आगे क्या दे रखा है? डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ही पब्लिश द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब मतलब क्या किया उन्होंने? अब हमें पहला पॉइंट क्या पता है? उन्होंने क्या किया? सारे सैंपल्स को क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर क्या किया? काफी ऑब्जर्वेशन किया। यस और नो? काफी स्टडी किया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद, काफी स्टडी करने के बाद उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया होगा? कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, है कि नहीं? यस और नो? काफी स्टडी करने के बाद उसमें क्या ऑब्जर्व किया होगा? एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, और उस पैटर्न को बेसिकली सबके सामने उन्होंने क्या किया? पब्लिश कर दिया। पब्लिश कैसे किया? इन अ फॉर्म ऑफ अ थियरी, जिसका नाम क्या था? नेचुरल थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम था? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, क्या थियरी था? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये आगे क्या रहता है? which explain the phenomena of survival of fitness। अभी जो थियरी उन्होंने जो पब्लिश किया, ठीक है, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा था? फिनोमिना ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या एक्सप्लेन कर रहा था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि यार नेचर में बहुत ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा नो, अब सारे के सारे सर्वाइव नहीं करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि सारे में क्या है? वेरिएशन है। कैसे नो? वेरिएशन है। ऑलराइट, तो सर्वाइव कौन करेगा? ये बेसिकली ये थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन कर रहा था। डार्विन ने जो थियरी दी थी, सर्वाइव कौन करेगा, यही एक्सप्लेन कर रहा है। अरे बात समझ। तो ये थियरी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, कि नेचर में जो भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब में से जो फिट होगा, अरे बात समझो, जो स्ट्रांग होगा, ठीक है, जो सराउंडिंग को एडजस्ट कर जाएगा, नेचर को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बेसिकली क्या कर लेगा? सर्वाइव कर जाएगा। और जो ऐसा नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अरे बात समझ। तो ये थियरी ये बता रहा है। अरे बात समझ। और आगे क्या बोलता है? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट, एक बार और, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट डार्विन रोट अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डार्विन रोट अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। मतलब डार्विन को बेसिकली क्या करना था? ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करना था? एक्सप्लेन करना था। ऐसा नो? क्या करना था? एक्सप्लेन करना था। तो उन्होंने क्या किया? एक बुक ही पब्लिश कर डाली। इसका नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ऑलराइट, आगे क्या बोलता है? हिज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किसकी थियरी? डार्विन की। हिज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब यार चलो ठीक है, डार्विन ने बेसिकली थियरी दे दिया, ऐसा नो, थियरी पब्लिश कर दिया, थियरी बता दिया सबको, ठीक है। अब इसकी थियरी को, डार्विन की थियरी को बहुत सारा, मतलब सब लोगों ने क्या कर लिया? अप्रिशिएट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, बहुत ही अच्छा सा रिकॉग्निशन भी दे दिया। ऑलराइट, अब आगे क्या बोलता है? आगे हमें कुछ पॉस्टुलेट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ पॉस्टुलेट्स दे रखे हैं रिगार्डिंग टू थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यस नो? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब यार ये जो थियरी है, इस थियरी के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं थियरी?
कि अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलीफिकली। यार इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एक बार और, जितने भी ऑर्गेनिज्म है नेचर में, सराउंडिंग में, वो क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसा ना क्या बोला डार्विन भाई साहब ने कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। अब रिप्रोड्यूस कैसा करेंगे? प्रोलीफिकली। इसका क्या मतलब हो? यार बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, बहुत ही अबंडेंस अमाउंट में, है कि नहीं? अबंडेंस मैनर में क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। पहला पॉइंट ये है। ऑलराइट, आगे क्या बोलता है? ही सेड ऑल द ऑर्गेनिज्म compete with each other। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ compete करेंगे। क्या करेंगे? compete करेंगे। कैसा करेंगे? इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। ठीक है, और इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सराउंडिंग में, सारे कैसे कॉम्पीट करेंगे? मतलब दोनों, उनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा, है कि नहीं? लड़ाई झगड़ा होगा। कैसा होगा? एकदम लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के, मतलब क्या होंगे? एक दूसरे को मतलब मारने के लिए क्या होंगे? एकदम क्यूरियस होंगे, है कि नहीं? आगे बात होंगे, क्यूरियस होंगे। ठीक है, अब किस लिए होंगे? किस लिए ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? मतलब कॉम्पीट करना चाहेंगे। किस लिए कॉम्पीट करेंगे? जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू फुलफिल दे बेसिक नीड, मतलब अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसा ना, मतलब खाना हो गया, रहना हो गया, शेल्टर हो गया, जो भी है कि नहीं? तो उसको फुलफिल करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे? लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में क्या करेंगे? कॉम्पीट करेंगे। एक बार और, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में क्या करेंगे? कॉम्पीट करेंगे। आगे बात समझ, ठीक है? आगे क्या बोलते हैं? ओनली दोज ऑर्गेनिज्म will win the competition which shows modification essential for winning it। यार इसका मतलब क्या हुआ? कि यार अब देखो, पहले पहले केस में क्या हो रहा था? कॉम्पीट कर रहे थे सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है? अगर चलो कंपटीशन हो रहा है तो विन और लूज की बात ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सुन, तो बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है कि अब कॉम्पीट तो चलो ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट, अब यार उस कंपटीशन को जीतेगा कौन? ये सवाल है कि नहीं? ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस कंपटीशन को जीतेगा कौन? उस कंपटीशन को वही ऑर्गेनिज्म जीतेगा जिसके पास कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा जो कि रिक्वायर है कंपटीशन, जो कि एसेंशियल है कंपटीशन को जीतने के लिए। आ रही बात समझ? जो कि क्या है? रिक्वायर्ड है कंपटीशन को जीतने के लिए। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में compete कर रहे हैं, अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में compete कर रहे हैं, तो वही विनर होगा जिसके पास क्या होगा? कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होगा, स्पेशल मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है? जो कि एसेंशियल होना चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट है कंपटीशन को जीतने की। जिसके पास कुछ एसेंशियल स्पेशल मॉडिफिकेशन नहीं है, वो क्या होगा? वो कंपटीशन को लूज कर जाएगा, वो कंपटीशन को लूज कर जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है? तो ये पॉइंट ये बेसिकली क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। आगे क्या बोलता है? ही ऑल्सो मेंशन दैट द नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिज्म, nature selects only those organisms which are fit to live and rest get perished। यार इसका क्या मतलब हो कि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की बात कर दी डार्विन ने। किसकी बात कर दी? नेचुरल सिलेक्शन की। इसका क्या मतलब हुआ? यार ये नेचर डिसाइड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म आगे जाके लिव करेंगे यानी सरवाइव करेंगे, और कौन से ऑर्गेनिज्म आगे जाके सरवाइव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन डिसाइड करता है? नेचर सिलेक्ट करता है। ये डार्विन ने कहा, ऐसा क्या कहा कि नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म। नेचर क्या करता है? कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ही सिलेक्ट करता है जो कि फिट है, यानी कि जो कि सरवाइव करने के लिए केपेबल है। अरे बात समझ, केपेबल है। और जो केपेबल नहीं हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा डार्विन थ्योरी का पोस्टुलेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑलराइट। अब यार एक बात बताओ, जैसे कि हमें पता है कि डार्विन की थ्योरी को क्या मिल गया था? रिकॉग्निशन मिल गया था। सब लोग ने वाइडली मैनर में क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया था। यस और नो? एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्सेप्ट किया था। लेकिन यार यहाँ पे भी मतलब एक्सेप्ट करने के बावजूद कुछ लोग थे जिनको बेसिकली क्या, जिन्होंने क्या किया? कुछ ऑब्जेक्शन उठाया इस थ्योरी के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे हमें पता है एवरी कॉइन हैज अ टू साइड।
यस और नो, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। सो बेसिकली यहाँ पे भी क्या हुआ, कुछ लोग थे स्पेसिफिक लोग जिन्होंने क्या किया, इस थियरी के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठाया। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्शन उठाया, क्या क्या ऑब्जेक्शन थे वो सारे हम लोग क्या करते हैं वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए आप क्या करो, अगर आप इसे लिखना चाहो लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे उस ऑब्जेक्शन की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं सम ऑब्जेक्शंस के बारे में जो कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमें दे रखा है ऑब्जेक्शन, वो था, आइए यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन था, दैट इज, सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या था कि नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ लिखिए ऐसा, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने किसकी बात की थी, नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, यस और नो। तो पहला ऑब्जेक्शन क्या था, नेचुरल सिलेक्शन was not only responsible, क्या आएगा, responsible for evolution, तो बेसिकली क्या था हमारा पहला ऑब्जेक्शन, जो कि अगेंस्ट था डार्विन्स की थियरी। अब डार्विन्स की थियरी के अकॉर्डिंग क्या बोलता था डार्विन कि यार जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है, ऐसा नो। ऑलराइट, लेकिन ऑब्जेक्शन में क्या उठाया गया है कि यार नेचुरल सिलेक्शन वाज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, यानी कि और भी सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन आप पकड़ लो, यस और नो, म्यूटेशन में क्या होता है कि यार जीन्सेस में क्या हो जाते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं, यस और नो। तो जीन्सेस में वेरिएशन आ जाएंगे तो धीरे धीरे वेरिएशंस क्या होते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, यस और नो, आते जाएंगे, तो वो भी एज अ रिजल्ट ऑफ क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो ये लेटर जाके आइडेंटिफाई हुआ था। ठीक है, इसी में और क्या बोलते हैं, सेकंड ऑब्जेक्शन क्या उठाएगा कि डार्विन did not mention any explanation, ठीक है, any explanation about, ठीक है, about useful and useless modification, अरे बात सुनो यार, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार डार्विन ने तो इतना तो बोला कि यार जिस हमने क्या देखा था डार्विन की थ्योरी में कि सारे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्पीट करेंगे इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर, यस और नो, ये तो देखा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्शन क्या है इस थ्योरी, इस पॉइंट के अगेंस्ट कि डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। यार इसका क्या मतलब हुआ कि डार्विन ने ये तो बता दिया कि मतलब कंपटीशन जीतने के लिए एसेंशियल मॉडिफिकेशन होना जरूरी है, क्या सुनो, एसेंशियल मॉडिफिकेशन होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो बेसिकली यूजफुल है कंपटीशन को जीतने के लिए, और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे मॉडिफिकेशन है जो कि यूजलेस है। अरे बात समझ में, ठीक है, तो ये चीज, ये पॉइंट है। ठीक है, अब इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, आइए बात करते हैं। थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि there is no explanation about slow and fast changes, अरे बात समझ, मतलब डार्विन ने इतना तो बता दिया कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होगा कि वेरिएशंस आए, मतलब चेंजेस आएंगे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, चेंजेस आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया
कि वो चेंजेस स्लो होंगे कि फास्ट होंगे, उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब कैसे किस रफ्तार से होंगे। अरे बात समझ, उसने ये बोल दिया कि हाँ चेंजेस होंगे, बट कैसे होंगे, स्लो होंगे फास्ट होंगे, उसके बारे में उसने क्या नहीं किया, मेंशन नहीं कर पाया। अरे बात समझ, तो ये थे बेसिकली कुछ ऑब्जेक्शन विच वाज अगेंस्ट द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज लार्माकिज्म। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लार्माकिज्म। ठीक है, तो आइए बात करते हैं लार्माकिज्म के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो लार्माकिज्म का जो कंसेप्ट है, बेसिकली इसको सबसे पहले एक फ्रेंच के नेचुरलिस्ट है, ठीक है, फ्रेंच के नेचुरलिस्ट है जिनका नाम था जीन बाप्टिस्ट लार्माक। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, प्रपोज किया था। आ रही बात समझ, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या बोला कि ही सेड that the morphological changes occurring in a living organism, मतलब morphologically जो changes हो रहे हैं, है कि नहीं, मतलब फिजिकली फिजिकल अपीयरेंस में, आउटवर्ड अपीयरेंस में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं चेंजेस। ठीक है, तो उसको क्या बोला, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। वो किसके रिस्पॉन्सिबल है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन की। आ रही बात समझ में, ठीक है, ऑलराइट। डार्विन्स ने क्या बोला था इसके प्रीवियस कंसेप्ट में, डार्विन्स के अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या था कि नेचुरल सिलेक्शन वाज रिस्पांसिबल फॉर इवोल्यूशन, लेकिन लार्माक ने क्या बोला कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रिस्पांसिबल। ठीक है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करना। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि द रीजन बिहाइंड those morphological changes, the reason behind those morphological changes are the activities or the laziness of that organism। यार इसका क्या मतलब है कि यार जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन के लिए, वो चेंजेस कहाँ से आएंगे, या तो वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म कितना एक्टिव है, पहली बात तो, और डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म कितना लेजीनेस है उसके अंदर। अरे बात समझ में, मतलब अगर कोई ऑर्गन है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या है, अगर उसका यूज करते जा रहा है, अरे बात समझ, यूज करते जा रहा है तो क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएगा। अगर कोई ऑर्गन को यूज करेगा तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएगा, और अगर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गया तो क्या हो जाएगा, उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन होगा। अरे बात समझ में, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट दे रखा है। अगर कोई ऑर्गन है, मान लो उसका बहुत ही लेजी है, कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ही लेजी है, ठीक है, कोई ऑर्गन है जिसका वो ऑर्गेनिज्म यूज ही नहीं कर रहा है, अरे बात समझ में, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, उस ऑर्गन का यूज ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 उसके बाद भी क्या आने लगेगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ह्यूमन है, ठीक है, अब ह्यूमन को माना जाता है कि यार वो मंकी से इवॉल्व हुआ है, उसके पीछे एक टेल बोन होता है, या सुनो मंकी के पास क्या होता है, पूंछ होता है, बट जैसे जैसे एवोल्यूशन होते गया, या सुनो एवोल्यूशन होते गया, वो टेल बोन क्या हो गया, डिसयूज हो गया, या सुनो डिसयूज हो गया। अब वो डिसयूज क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑर्गेनिज्म क्या था, उसका यूज नहीं कर रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे, उस ऑर्गन का यूज नहीं कर रहे थे, उस ऑर्गन का यूज नहीं किया, मतलब क्या हो गया, तो धीरे धीरे उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने लगे, और यही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और आगे जाके हमारा टेल बोन क्या हो गया, एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन कंसीडर किया गया। अरे बात समझो, ठीक है, ऑलराइट, तो ये था हमारा बेसिकली सेकंड पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे क्या रहता है, he called this concept as the principle of use और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसका क्या मतलब हुआ, अगर बहुत ही सिंपल सा मतलब है, अगर आप किसी ऑर्गन को यूज करोगे तो वो आगे जाके सरवाइव करेगा, अगर किसी ऑर्गन को यूज नहीं करोगे वो आगे जाके क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। अरे बात समझ में, डिसयूज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट। आगे क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटीज और their degeneration due to the no use was accepted। मतलब लार्माक ने ये जो बोला कि यहाँ पे क्या बोला, he called this concept as the principle of use और disuse of organ। मतलब लार्माक ने क्या बोला कि यार अगर किसी ऑर्गन को यूज करोगे तो वो आगे जाके सरवाइव करेगा। जैसा उन्होंने क्या बोला, अगर किसी ऑर्गन को यूज करोगे तो आगे जाके क्या करेगा, सरवाइव करेगा, और अगर किसी ऑर्गन को यूज नहीं करोगे तो आगे जाके क्या हो जाएगा, एक्सटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात बेसिकली लार्माक ने सबके सामने क्या किया, पब्लिश किया, यानी कि सबके सामने बोला। तो सब लोग ने बेसिकली यहाँ तक एक्सेप्ट किया
ठीक है, इसकी इस बात को माना कि हाँ यार ये तो ऑब्वियस ही बात है, चलो ठीक है, ये पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेड, ठीक। लेकिन लार्मार्क ने और आगे क्या बोला, और आगे क्या बोला, आइए देखते हैं। बट ट्रांसफर ऑफ दोस कैरेक्टर्स, एक बार और, बट ट्रांसफर ऑफ दोस कैरेक्टर्स वाज रिजेक्टेड। मतलब लार्मार्क ने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने कुछ कैरेक्टर्स को एक्वायर किया है, क्या किया है, एक्वायर किया है, सो वो कैरेक्टर्स बेसिकली ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट जनरेशन। समझ में आ रही है बात? मैं क्या बोल रहा हूँ कि लार्मार्क ने क्या बोला कि जो कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म में खुद के अंदर अप्लाई किया है, क्या किया है, एक्वायर किया है, तो वो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? यार आप एक बात बताएं, लार्मार्क के अनुसार क्या बोल रहा है कि अगर मान लो आप बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है, आपका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है, 100+ है मान लो, ठीक है, सर आपका जो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन होगा, क्या उसका भी आईक्यू जरूरी है कि 100+ ही हो? ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन लार्मार्क बोल रहा है कि वैसा होगा, तो उसका स्टेटमेंट है। अरे बात समझ, तो इस पार्ट को बेसिकली क्या किया गया, तो ऐसा लार्मार्क ने बोला, ठीक है, कि उसका भी क्या होगा, आईक्यू तेजी होगा, ठीक है, ऐसा लार्मार्क ने बोला। तो ये जो स्टेटमेंट था, इस पार्ट को बेसिकली क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, इस पार्ट को डिसप्रूव कर दिया गया था। मतलब लेबोरेटरी में भी काफी बार साइंटिस्ट लोग ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट करके इस पॉइंट को क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया है, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे क्या बोलते हैं इसी में कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बार और, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर दोज कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन विच दे हैव एक्वायर्ड। मतलब एक्वायर मतलब यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो कैरेक्टर्स को एक्वायर किया है, वो क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और आगे क्या बोलता है, दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। इसको नाम क्या दिया, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था कि अगर लार्मार्क का कहना था कि अगर जो कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, एक्वायर किया है, तो वो ऑर्गेनिज्म उस कैरेक्टर को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। कहाँ से कहाँ तक, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस का नाम क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया, द एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। क्या बोला गया, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, ठीक है यहाँ तक। ऑलराइट, यहाँ पे काफी एग्जाम्पल दे रखे हैं, आइए देखते हैं वन बाय वन। एग्जाम्पल क्या दिया लार्मार्क ने, एग्जाम्पल क्या दिया कि द जिराफ हैज, एक बार रीड करते हैं, द जिराफ हैज लॉन्ग नेक because of it used to browse on the leaves of the tall plant by extending neck। इसका क्या मतलब हुआ कि यार जो जिराफ है उसका जो नेक है, यार वो एकदम से इतना लंबा नहीं था। पहले पहले क्या था, वो शॉर्ट था। स्लोली 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 उसने क्या किया, टॉल प्लांट के लीव्स खाना स्टार्ट किया। मतलब जब वो प्लांट्स के जो लीव्स खाता था, तो उसने नीचे के लीव्स खा लिए, अब उसको उसके ऊपर के भी लीव्स क्या करने थे, खाने। या सुन, क्या करने थे, खाने। अब उसने क्या किया, ऊपर के लीव्स तक पहुंचने के लिए स्लोली स्लोली क्या किया, अपने नेक को एक्सटेंड करते गया। क्या करते गया, एक्सटेंड करते गया। और इस एक्सटेंशन की वजह से स्लोली स्लोली क्या आते गए, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते गए, और यही रिस्पॉन्सिबल था उसके अंदर इवोल्यूशन ऑकर करने के लिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसी इसी वजह से जिराफ का जो नेक है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या होते गया है, टॉल होते गया है। क्या होते गया है, टॉल हो गया है। आ रही बात समझ में, एक्सटेंड करने की वजह से। ऑलराइट, आगे क्या दे रखा है इसी में एग्जांपल, आइए देखते हैं। Wings of ostrich and emu are weak due to no use। इसका क्या मतलब हुआ, कि यार जो हमारा ऑस्ट्रिच है, जो इमू, ये दोनों जो क्या है, बेसिकली बर्ड है। सबसे पहली बात तो है कि नहीं, ये दोनों क्या है, एक बर्ड है। अब ये दोनों के पास क्या है, विंग्स है, ठीक है। इनके विंग्स जो है क्या है, नो यूज मतलब जैसे जैसे समय बढ़ते गया, इन्होंने अपने विंग्स का यूज नहीं किया। और विंग्स का यूज नहीं किया तो क्या हो गए, विंग्स वीक पड़ गए। या सुनो, क्या पड़ गए, वीक पड़ गए। और एज अ रिजल्ट क्या हो गया, वो किसी काम के नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये बेसिकली किसने कहा, लार्मार्क ने कहा, ठीक है। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये बेसिकली ऑर्गेनिजम्स में क्या किए हैं, एक्वायर किए हैं। क्या किए हैं, एक्वायर किए, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसी में कि all these characters are termed as acquired characters। क्या बोला कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ऑर्गेनिजम्स ने खुद से डेवलप किए हैं,
उस कैरेक्टर्स को क्या बोला, एक्वायर कैरेक्टर्स। क्या बोला, एक्वायर कैरेक्टर्स। आगे बात समझ में। आगे देखो क्या दे रखा है, विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये किसने कहा, लार्मार्क ने कहा। लार्मार्क ने क्या कहा कि यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म खुद एक्वायर करता है यानी कि डेवलप करता है, वो क्या होंगे, बेसिकली वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ऐसा किसने कहा, लार्मार्क ने कहा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, दिस इज नोन एज लार्मार्किज्म। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फिनोमिना था, ये पूरा फिनोमिना था। ठीक है, किसने 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 बोला था, लार्मार्क ने बोला था, इसीलिए बेसिकली इसको, इस फिनोमिना को क्या नाम दिया गया, लार्मार्किज्म। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा कंसेप्ट रिलेटेड टू लार्मार्किज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया डार्विन थ्योरी के बारे में, उसके बाद हमने बात की लार्मार्किज्म के बारे में। आगे बात समझ में। ठीक है, तो अब आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।